और जब आपके पास एंगल 90 नहीं होगा तो आपके पास जो चीज़ इंट्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं फर्दर ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम अभी क्लास में डिस्कस करेंगे, फर्दर ट्रिग्नोमेट्री वाले पार्ट को। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो हम ट्राइंगल को देखते हैं कि भाई फर्दर ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास ट्राइंगल कैसे बनेगा। तो फर्दर ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास एक ऐसा ट्राइंगल होगा जिसके पास कोई भी 90 डिग्री की लेंथ नहीं होगी। अगर ये एक ट्राइंगल है ए बी और सी, तो ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी, ये आपके पास एक ट्राइंगल होगा जिसको हम अपने फर्दर ट्रिग्नोमेट्री में फॉलो करते रहेंगे। ठीक है जी। अब सबसे पहले हम बात करेंगे हाउ वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ आर ट्राइंगल। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल के बारे में जो आपने आज तक पढ़ा वो आपका क्या पढ़ते हो? आज तक हम पढ़ते हैं दैट एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये हम लोग आज तक पढ़ते हुए आते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये सिर्फ तब एक्टिव होता है जब आपके पास एंगल 90 डिग्री होगा, तब एक्टिव होगा ये। तो सवाल ये है कि हर ट्राइंगल में तो एंगल 90 नहीं होगा। तो अब ऐसे ट्राइंगल्स जहां पर आपके पास एंगल 90 ना हो, वहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का वर्किंग फॉर्मूला जो आपके पास होता है वो होता है हाफ ए बी साइन सी। और यहाँ पर एंगल की बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, इट मस्ट बी अ इंक्लूडेड एंगल। अब ये इंक्लूडेड एंगल से क्या मुराद हुई? भाई बहुत सिंपल सी बात है। आप यूं समझें कि आपके पास दो साइड्स हैं 3 और 4। जो एंगल इन दो साइड्स के बीच में आएगा उसको हम कहते हैं इंक्लूडेड एंगल। इस केस में जो आपका इंक्लूडेड एंगल है वो है 60 डिग्री, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। ये दो साइड्स के बीच का एंगल है। तो आपके पास हमेशा याद रखिएगा कि एंगल जब भी आप प्लेस करेंगे हमेशा कोडेड एंगल होगा, इसके अलावा नहीं हो सकता। इंक्लूडेड एंगल, नॉट कोडेड एंगल, इंक्लूडेड एंगल होगा। इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए। दोनों में डिफरेंस क्या है ट्रिक में और फर्दर में, ये आपको मैंने बता दिया। और एरिया निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया, इट्स हाफ ए बी साइन सी। ऑलराइट। अच्छा, किसी का कोई सवाल हो तो मुझे बता भी देना, वरना फिर चैट में लिख भी सकते हो, चैट मैंने ओपन रखी हुई है इसीलिए। अच्छा जी, अब ये इंक्लूडेड एंगल वाली चीज को हम जरा और क्लियर करते हैं कि भाई क्या मतलब है इस बात का। मान लीजिए कि मैं एक ट्राइंगल बनाऊं, ये एक ट्राइंगल आ गया, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि ये ट्राइंगल है पी क्यू एंड आर। एक साइड है 8 और एक साइड है मेरे पास 6। एक एंगल मेरे पास 20 है, एक एंगल मेरे पास 100 है। और मुझे ये कहा हुआ है फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। अब यहाँ पर मैं इस वक्त एरिया नहीं निकाल सकता। इसकी वजह यह है कि आपके पास जो दो साइड्स हैं, एक 8 है और एक 6 है, आपके पास इस वक्त इंक्लूडेड एंगल मौजूद नहीं है। ऑलराइट, आपके पास इंक्लूडेड एंगल मौजूद नहीं है, तो अभी आप एंगल से इसका एरिया नहीं निकाल सकते। तो मुझे हमेशा एंगल वो चाहिए होता है जो दो साइड्स के बीच का एंगल हो। अब क्योंकि आपका जो शेप है ये ट्राइंगल है, तो हमको मालूम है कि सम ऑफ एंगल इन अ ट्राइंगल इज 180। तो मेरे पास ये एंगल कैसे आएगा? मैं 100 और 20 को ऐड करूंगा और ऐड करके इन दोनों को 180 में से माइनस कर दूंगा। तो दैट लीड्स टू 60 डिग्री। जैसे ही आपके पास ये एंगल आ चुका है उसके फौरन बाद आप इसका एरिया निकाल सकते हो। एरिया इज 1/2। पहली साइड 6 है, उसके बाद 8 है, और फिर आपका एंगल है साइन 60। इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे विद योर कैलकुलेटर, सो यू विल गेट 24 साइन 60। और जो इसका आंसर आएगा न्यूमेरिक में वो आपका आंसर हो जाएगा एरिया का। तो ये तो आपके पास है हाउ यू कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल व्हेन इट्स नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो आपने बस सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है जब आपके पास, बल्कि फॉर्मूला भी क्या याद रखना है, बस ये याद रखिएगा जब आपने एरिया निकालना है तो दो साइड्स चाहिए और बीच का एंगल चाहिए टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल।
पेपर में इसकी वेटेज 2 से 3 मार्क्स, बहुत मैक्सिमम 2 मार्क्स तक का सवाल आता है ये, बहुत रेयरली कभी नजर आया 3 मार्क्स का तो आएगा, वरना 2 मार्क का आता है ये। बात क्लियर हुई? कोई क्वेश्चन है किसी का तो बता सकता है। डन? कोई प्रॉब्लम? ऑल राइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल का और कैसा सवाल आ सकता है, अब ये देखिएगा। हम लेट सपोज मैं आपसे कहूं कि यार एक ट्राइंगल है मेरे पास, आई होप कि आप सबके पास कैलकुलेटर हो इस वक्त, नहीं है तो ले आइएगा ना, जरूरत पड़ेगी आपको। एक ट्राइंगल है मेरे पास PQR, इसकी साइड मैंने दे दी आपको, लेट सपोज मैंने कहा ये 4x है और ये 5x है, ये एंगल मैंने आपको दे दिया इट्स 70 डिग्री, और मैंने कहा कि ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया आपके पास बराबर है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, ये आपका क्वेश्चन है। इसको जरा ट्राई करें और मुझे बताएं क्या आंसर आ रहा है। आया किसी का आंसर? अच्छा, आया कि समझ नहीं आया, क्या प्रॉब्लम हो रही है? किसी का कोई आंसर आया? सबसे पहला काम आपने यहाँ पर एरिया अप्लाई करना है। एरिया के लिए आपको 2 साइड चाहिए, वो 2 साइड आपके पास हैं 4x एंड 5x, और एंगल आपके पास है sin 70। ये आपका पहला स्टेप हो गया। अब आपने यहाँ पर एरिया की वैल्यू प्लेस कर दी। एरिया आपके पास कितना हुआ भाई? 120 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, अच्छा 1/2 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 से आपका 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 जार 2 एंड 2 2 जार 4, तो ये आपके पास बन गया 2 5 जार 10 एक्स स्क्वायर। sin 70 की वैल्यू आपको कैलकुलेटर से मिल जाएगी। मैं 1 मिनट निकालता हूँ वैल्यू। तो sin 70 आपके पास है 0.94, ये वैल्यू आ गई कैलकुलेटर से आपके पास। आप सिंप्लीफाई करते हैं, इसको आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, 9.4 आ जाएगा। 9.4 x स्क्वायर 120, ये 9.4 वहां आके डिवाइड हो जाएगा, सो 120 डिवाइडेड बाय 9.4 दैट इज इक्वल्स टू 12.76। 12.76 equals to x square. We need to apply root on both sides. So that is 3.57. So the value for x is 3.57. ये बना आपका आंसर। Yes, देवेश, वेरी नाइस। सही है, तो याद रखिएगा, टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ऑल यू नीड इज 2 साइड्स एंड द एंगल बिटवीन दोज 2 साइड्स, जैसा कि काम आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अब यहाँ पर एग्जामिनर चेंज कर सकता है वो आपको। अच्छा, बेटा वापस समझा दूं? अच्छा ठीक है बेटा, एरिया निकालना है। एरिया का ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। इस फॉर्मूले की कंडीशन ये होती है कि आपको 2 साइड्स चाहिए होती हैं और एक उनके बीच का एंगल, जिसको हम कहते हैं इंक्लूडेड एंगल। तो वो 2 साइड मेरे पास यहाँ पर हैं और ये उनका इंक्लूडेड एंगल, ये मुझे चाहिए होता है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एरिया। या फिर आपको एरिया दिया जाएगा और साइड या एंगल अननोन कर दिया जाएगा, ये भी हो सकता है। और किसी को कोई प्रॉब्लम एरिया में अब तक के क्वेश्चंस में? ऑल राइट, फर्दर। अब एक चीज आपके पास होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। या तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है या इसका एक और नाम होता है हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसकी खास बात क्या होती है? इसकी खास बात ये होती है कि ये हमारे पास हमेशा
90 डिग्री पर होगा। कभी भी क्वेश्चन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाए या परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाए, याद रखिएगा ये हमेशा आपके पास 90 डिग्री पर होगा। ऑलराइट, तो पहले एक सवाल मैं आपसे पूछूं। लेट्स सपोज कि ये आपके पास ट्राइंगल है पी क्यू एंड आर, द लेंथ आर 7, 6 एंड 5। ऑलराइट, मैंने आपसे ये कहा दैट ये एंगल मैंने आपको दे दिया 30, और पहला पार्ट मैंने आपसे ये कहा फाइंड एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल, फाइंड एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल। जल्दी बताएं इसका आंसर क्या आ रहा है एरिया का। अब ये उसी मेथड से होगा, दो साइड्स और बीच का एंगल, इंक्लूडेड एंगल आपके पास है। बताएं एरिया का आंसर क्या आ रहा है। ऑल राइट, आंसर आ रहा है 7.5। सिंपल सी वर्किंग होगी, एरिया इक्वल्स टू 1/2, दो साइड्स आपके पास हैं 6 और 5, और एंगल आ जाएगा साइन 30 का। आपने सिंप्लीफाई किया, यू विल गेट द वैल्यू दैट इज 7.5, जो तीन बच्चों का आंसर आ चुका है। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां से कनेक्ट करते हैं, मैं कहता हूं इसका पार्ट 2। अब क्वेश्चन अगर आता है फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम P टू QR। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम P टू QR का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो आपने P से एक लाइन ड्रॉ करनी है QR पर। ये वो अननोन लाइन है जिसकी बात की जा रही है। क्योंकि लफ्ज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ चुका है, इसका मतलब है कि एंगल 90 होगा। तो मैं यहाँ पर एक एंगल 90 बना रहा हूं। ये वो लेंथ है, अननोन है, जो मुझे फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर बच्चों की पहली गलती ये होती है, वो ये समझते हैं कि अगर ये यहाँ से जा रहा है तो ये एंगल को बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये और ये एंगल 15 होंगे। तो ऐसा बिल्कुल गलत है सोचना, ये नहीं होगा। तो आप इसको हाफ नहीं कर सकते। दो सूरतों में ये हाफ होगा, या तो आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल हो कि ये दो साइड बराबर हो, या क्वेश्चन में गिवन हो। इसके अलावा ये बिल्कुल हाफ में नहीं होगा। तो अब मैं इसको कैसे निकालूंगा, तो इसका कीवर्ड होता है कि आपके पास एरिया आ चुका है। ऑलराइट, अब जब ये 90 आ गया तो 90 के बाद जब हम एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वो फॉर्मूला हमारे पास वही होता है जिसमें हम हाफ बेस इनटू हाइट अप्लाई कर रहे होते हैं। याद रखिएगा, ये फॉर्मूला सिर्फ वहां एक्टिव होता है जहां पर 90 डिग्री मिल जाए आपको, जैसे मैंने शुरू में बताया था। और क्योंकि अब इस पार्ट में मेरे पास 90 डिग्री आ चुका है, तो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं। सही है। अब यहां पर बेस क्या होगी, बेस वो साइड होगी जहां पर 90 बन रहा है। 90 कहां बन रहा है, 90 बन रहा है 7 के साथ। तो बेस आपके पास हो जाएगी 7। तो जहां पर बेस है वहां पर उसकी वैल्यू आ जाती है 7। हाइट आपको फाइंड आउट करनी है, दैट इज x। और एरिया की वैल्यू आप निकाल चुके थे, तो ये एरिया को ही मैं यहां यूज करूंगा। सो एरिया इज 7.5। ऑलराइट, so 2 times 7.5, 15 divided by 7 is equals to x. That will be the shortest distance from P to QR. बात क्लियर हुई? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस समझ में आया, क्लियर हुआ? या कोई प्रॉब्लम है? कोई रिप्लाई नहीं आ रहा मेरे पास, समझ नहीं आ रहा भाई, खाली आयशा इमरान का रिप्लाई आया है बस। 2.14। ऑल राइट, तो आई गेस कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। नहीं आया तो बेटा पूछ लीजिएगा, या तो मैसेज कर दें अगर इतनी शर्म आ रही है तो। ये चैट बॉक्स मैंने खोला हुआ है, इसमें मुझे बता दें। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये थी हमारी एरिया ऑफ ट्राइंगल की कहानी। अब हम आते हैं हमारे पास लॉ ऑफ साइन के ऊपर। देखिए, लॉ ऑफ साइन का वर्किंग फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, इट्स a अपॉन साइन ए
इज इक्वल्स टू बी ओवर साइन बी इज इक्वल्स टू सी ओवर साइन सी। अब या आप इसको ऐसे लिखो या आप इसको उल्टा लिख दो कि साइन ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू साइन बी डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल्स टू साइन सी डिवाइडेड बाय सी। ये दो तरीके हैं इसको लिखने के, आप कोई भी लिख दो, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये तो आ गया वर्किंग फॉर्मूला। अच्छा, यहाँ पर जो आपकी कैपिटल स्मॉल है, तो जितने भी आपके पास ये स्मॉल वाले होंगे ये आपको आपकी लेंथ डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है ना, ये लेंथ है। जैसे मैं अगर यहाँ हाईलाइट करूं तो ये जो ए बी सी है ये आपके एंगल डिफाइन कर रहा है, और जो ये स्मॉल ए बी सी है ये आपकी लेंथ को डिफाइन कर रहा है, ये इनका डिफरेंस होता है। ये तो हो गया फॉर्मूला। दूसरी बात होती है कि यार हमें कैसे पता लगेगा क्वेश्चन में कि आपको यहाँ पर लॉ ऑफ साइन अप्लाई करना है। तो द क्वेश्चन इज वेयर टू अप्लाई। अब इसका आपके पास एक सिंपल सा आंसर है कि आपने अपने पास पेयर देखना होता है। अच्छा, पेयर का मतलब क्या, मैं ये भी बता दूं अभी आपको। लेट सपोज मैं आपसे कहूं 5 6 70 6 30 77। अब ये पेयर का मतलब क्या है? अगर मैं आपसे कहूं कि यार ये एक एंगल है और उस एंगल के सामने वाली साइड मुझे पता है, इसको हम बोलेंगे पेयर। कि आपके पास एक एंगल हो और उसके सामने वाली साइड आपको मालूम हो, जैसे कि ये एंगल है और इसके सामने वाली साइड आपको मालूम है। तो जहां पर आपका पेयर कंप्लीट हो जाए, जैसे कि इन दो केसेस में आपके पास पेयर मिल रहा है, वहां पर हमेशा आएगा लॉ ऑफ साइन। अभी जो लास्ट वाली एग्जांपल है यहां पेयर नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास साइड है तो उसके सामने वाला एंगल नहीं है, और अगर आपके पास एंगल है तो उसके सामने वाली साइड नहीं है। तो जब आपके पास पेयर मिल जाता है, पेयर का मतलब क्या हुआ, एक साइड और उसके सामने वाला एंगल। तो जब आपके पास पेयर होगा तब आपने लॉ ऑफ साइन अप्लाई करना होगा। ये हमें पता लगता है क्वेश्चन को देखकर कि कैसे पता लगेगा कि यहाँ साइन होगा कि कोसाइन होगा, ऐसे पता लगता है भैया आपको। सही है। अब इसी को आगे लेके चलते हैं, क्वेश्चन यहाँ से बनाते हैं। अब यहाँ पर या तो आपको लेंथ फाइंड करने को कहा जाएगा या एंगल फाइंड करने को कहा जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। सो लेट सपोज मैं आपसे कहूँ कि ये 60 है और ये 8 है, ये y है और इसको मैंने कह दिया कि ये 30 है। अब यहाँ पर हमें पेयर कंप्लीट आ गया कि हमारे पास एक साइड है और उस साइड के सामने वाला हमारे पास एंगल भी है। जैसे ही पेयर हुआ तो आपने अप्लाई करना है लॉ ऑफ साइन। कैसे अप्लाई करेंगे भाई? पहले गिवन पेयर को वेयर टू अप्लाई वाला फिर से समझा दें। बेटा वेयर टू अप्लाई कब अप्लाई करोगे? जब तुम्हारे पास एक साइड है और उसके सामने वाला तुम्हारे पास एंगल है, ये दो चीजें होनी चाहिए, जिसको हम बोलेंगे पेयर। पेयर का मतलब क्या हुआ? एक साइड और उसके सामने वाला एंगल, ये याद रखिएगा। ये दो चीजें हो जाएंगी तो आप लॉ ऑफ साइन अप्लाई करोगे। अब कैसे अप्लाई करेंगे? सबसे पहले गिवन साइड। गिवन साइड क्या है तुम्हारे पास? 8। हम लिखेंगे 8 डिवाइडेड बाय साइड के सामने एंगल कौन सा आ गया? 60। तो क्यों हो जाएगा साइन 60 इज इक्वल्स टू अननोन साइड। अननोन साइड हमारे पास क्या है? y। और y के सामने एंगल कौन सा आ जाएगा मेरे पास? 30। तो ये आएगा साइन 30। ये बना आपका लॉ ऑफ साइन। जो साइड है उसके सामने वाला एंगल। तो जैसे ही आपका पेयर बन जाएगा लॉ ऑफ साइन अप्लाई कर देंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय साइन 30 डिवाइडेड बाय साइन 60 इज इक्वल्स टू वाई। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको और आपको आंसर मिल जाएगा यहां पर वाई का। कोई प्रॉब्लम, कोई सवाल किसी का, कोई चीज जो समझ में ना आ रही हो अभी तक, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। नो सर। ठीक है। अगर सब समझ में आ रहा है तो मुझे जल्दी बता दें कि इस वाई का आंसर आपके पास क्या आ रहा है। 4.61। सबका आंसर यही आ रहा है 4.61, या कोई प्रॉब्लम है किसी को तो मुझसे पूछ सकते हैं।
किसी को मतलब प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब है। ठीक है जी, सही है। अब अगर आप सब में से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है तो फिर सवाल मैं एक दे देता हूं आपको, फिर आप वो करें। लेट्स सी। चलें, एक क्वेश्चन मेरे पास आ चुका है। ऑल राइट, इसका रेफरेंस मैं बता दूं पहले आपको। ये है आपका पास्ट पेपर क्वेश्चन। इट्स क्वेश्चन। आप एक सेकंड बैक करें, मुझे स्क्रीनशॉट लेना है। अच्छा बेटा, डन। ऑल राइट, अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। इट्स जून 2002, पेपर 2। इसमें सिर्फ वो वाला पार्ट अभी आपसे पूछूंगा जहां पर साइन की जरूरत पड़ रही है। ऐसा आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है ना। आपको यहां पर एक वैल्यू दी है 60, ये लेंथ है मेरे पास 19, ये मेरे पास है 34, और जो साइड मुझे फाइंड आउट करनी है वो है ये एक्स। भाई ये आपने मुझे बताना है कि ये एक्स कैसे फाइंड होगा। बिल्कुल सही बताया। सबसे पहले आपको ये एंगल मिलेगा। अब ये एंगल आएगा आपके पास 180 माइनस 60, दैट इज इक्वल्स टू 120। ये एंगल आ गया आपके पास 120। अब आप इस ट्राइंगल के तीनों एंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास ट्राइंगल का एक एंगल पता है, दूसरा एंगल पता है, तो तीसरा आप निकालेंगे बाय एडिंग दीज टू एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 180। तो अब मैं ये कह सकता हूं दैट 120 में मैंने ऐड किया 34 को, दैट लीड्स टू 154, और 180 में से आपने माइनस किया 154, so दैट लीड्स टू 26 डिग्री। तो ये आपके पास आपका एंगल आ गया 26। ठीक है जी। अब जब आपके पास एंगल आ गया, आपको एक्स निकालना है, तो मेरे पास जब ये लेंथ है तो इसके सामने वाला मेरे पास एंगल भी तो है। इसने कंफर्म कर दिया दैट आई नीड टू अप्लाई लॉ ऑफ साइन हेयर। तो अब ये आएगा मेरे पास 19 डिवाइडेड बाय साइन 34 is equals to x divided by sine 26. By doing the cross multiplication, you can easily find out the value for x. कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना बेटा। हो गया। 14.8 आ रहा है भाई आंसर। जरा वेरीफाई कर लीजिएगा क्या आपका आंसर 14.8 आ रहा है। वेरी नाइस दिशा, वेरी नाइस बेटा। ये आपका आंसर आ गया 14.8। सही है। समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो बिल्कुल आप मुझसे पूछ लीजिएगा। एक और एग्जाम्पल। अब ये एग्जाम्पल में मैंने अक्सर देखा है बच्चों को फंसते हुए। ये एक ट्राइंगल है, इट्स ए बी एंड डी। You have the angle 118 and you have the side 950 and it's 600। और क्वेश्चन में आपको ये कहा दैट यू नीड टू फाइंड आउट द एंगल ए बी डी। मतलब ये जो एंगल है ये आपका अननोन है। फाइंड दिस एंगल। करें स्टार्ट। कराता हूं। आई होप कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ स्टार्ट किया होगा। सबसे पहले बच्चा यहाँ फंसता है कि यार ना मेरे पास एंगल है ना उसके सामने वाली साइड है। मत सोचें इतना। आपको ये पता है कि मेरे पास यहाँ पर दो चीजें कंप्लीट हो रही हैं तो मैं पेयर अप्लाई कर दूंगा। बस यहां से स्टार्ट करें। ये आपको पता लग गया कि आपका यहाँ पर लॉ ऑफ साइन अप्लाई होगा। सो दैट विल बी 950 डिवाइडेड बाय साइन 118 इज इक्वल्स टू 600 डिवाइडेड बाय साइन डी। तो ये साइन डी कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल होगा। तो पहले अगर मैं एंगल डी निकाल लूं
ऑलराइट, तो पहले अगर मैं अपने पास डी निकाल लूँ तो मेरा आंसर एक्स का भी आ जाएगा। अब ये शिवानी का आंसर डी का आ रहा है 28.7 और आयशा का आ रहा है 1.79, तो आई नीड सम मोर आंसर्स टू वेरीफाई। चलें, इसको जब तक मैं सॉल्व करके स्टेप लिख रहा हूँ उसका देखते रहिएगा। ये बनेगा आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, सो साइन डी इज इक्वल्स टू 600 मल्टीप्लाई बाय साइन 118 डिवाइडेड बाय 950। शिवम का आ रहा है 33.8। तो तीनों के आंसर डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं। सो 118 का साइन लिया, उसको मल्टीप्लाई किया 600 से एंड डिवाइड हुआ ये 950 से, और फिर इसका साइन इनवर्स 33.89। ऑलराइट, तो आपका जो एंगल डी का आंसर आ रहा है इट्स 33.89 डिग्रीज। ये आपका आंसर आ गया। ऑलराइट, तो जब आपका ये आंसर आ गया, अब आपको तीसरा एंगल निकालना है। तो आपको ये भी मालूम है, आपको ये भी मालूम है, इन दोनों को आपने ऐड किया और 180 में से माइनस किया टू फाइंड द वैल्यू फॉर एक्स। यही काम हम लोग करेंगे। सो 118 प्लस 33.89 दैट इज एंगल डी, और इन दोनों को हमने 180 में से माइनस किया टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर एक्स। सही है जी। तो इसका आपके पास आंसर आ जाएगा 28.10 आ रहा है मेरे पास। तो वेरीफाई कर लें बेटा अपने पास, 33.89 प्लस 118 माइनस 180, 28.1। एक्स का आंसर ही बता रहा हूं मैं, एक्स का आंसर आएगा 28.1। हाँ, यही आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है। तो ये आपका आंसर आ गया 28.1। बेटा बात क्लियर हो गई? सही है। समझ आया क्वेश्चन? कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई कंफ्यूजन? आई गेस इट्स अ नो। तो ना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो बेटा लॉ ऑफ साइन और एरिया ऑफ ट्राइंगल में यही है। यस शिवम। 0.55 अगर कबीर आपका आ रहा है तो उसका साइन इनवर्स भी तो लें। सीधा बी क्यों नहीं निकाला शिवम? बेटा सीधा बी हमने इसलिए नहीं निकाला कि हम निकाल नहीं सकते थे। बी निकालने के लिए हमारे पास साइड नहीं थी, इसलिए हम डायरेक्ट बी नहीं निकाल सकते। सही है। ऑल राइट, आगे आते हैं बेटा। अब जो हमारी इन दोनों के बाद की चीज है वो है हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन, आप ये शिवानी, शॉर्टेज डिस्टेंस में एरिया ना हो। अगर शॉर्टेज डिस्टेंस में एरिया नहीं होगा तो ट्रिग्नोमेट्री लग जाएगी। चले मैं शिवानी आपको यहीं पर एग्जांपल दूं इस बात की। मान लीजिए कि मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, और गिवन मैं करता हूं कि यार ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये आपके पास एंगल है 60, ठीक है, और ये मैं कहता हूं एंगल है 7। अब मैं आपको यहाँ क्वेश्चन दूं कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम बी टू ए सी, ये दूं। इट डिपेंड्स अयान, इट डिपेंड्स ऑन द डेटा कि आपको क्या क्या मालूम है। आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास डेटा है। तो पहला काम तो ये करूंगा इस क्वेश्चन में कि बी से लेके मैं ए सी तक एक लाइन ड्रॉ करूंगा, और इस लाइन का एंगल होगा 90। ऑलराइट, 90 डिग्री का एंगल होगा। ये मेरे पास एक्स है। हमें ये अच्छी तरह मालूम है कि जहां पर 90 आ जाए वहां पर हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में एक्स निकालने के लिए आई कैन यूज द बेसिक सो का टोआ ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पर आपके पास हाइपोटेन्यूज और अपोजिट है तो हम साइन अप्लाई करेंगे। सो इट विल बी साइन 60 इज इक्वल्स टू अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। शिवानी क्लियर हुआ बेटा? तो आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में या तो आपके पास एरिया होगा या आपके पास ट्रिग्नोमेट्री होगी, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब आ जाएं आप एरिया लॉ ऑफ कोसाइन के ऊपर। देखें, लॉ ऑफ कोसाइन कब अप्लाई होता है इसका अगर मैं बहुत ही शॉर्टेस्ट आंसर दूं तो ये हो कि जहां पर लॉ ऑफ साइन अप्लाई नहीं होगा वहां पर लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई होगा, ठीक है।
लेकिन मैंने इसके दो केसेस बनाए हुए होते हैं लॉ ऑफ कोसाइन के। मैं ये कहता हूं कि अगर हमारे पास ऑल साइड्स आर नोन एंड एंगल इज अननोन, अगर ये हमारे पास केस हो तो हम लॉ ऑफ कोसाइन को अप्लाई करेंगे। और दूसरा हमारे पास क्या होता है, इसको मैं स्पेशल नाम देता हूं, मैं इसको कहता हूं वी रूल। अब ये वी रूल का मतलब क्या है? वी रूल का मतलब ये है कि आपके पास एक वी शेप अगर बना हुआ है, उसमें आपके पास ये साइड भी मालूम है, ये भी मालूम है, और इंक्लूडेड एंगल भी मालूम है। लेकिन आपके पास जो साइड नहीं मालूम वो है एंगल के सामने वाली साइड। जब आपके पास इस टाइप का केस आ जाए जहां पर आपका वी रूल हो, दो साइड्स हो, इंक्लूडेड एंगल हो, लेकिन सामने वाली साइड ना हो, तो वहां पर आप लॉ ऑफ कोसाइन को अप्लाई करते हो। ऑलराइट, अब लॉ ऑफ कोसाइन का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बी सी एंड कॉस ए। ये फॉर्मूला हमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें इसकी ट्रिक याद करनी है। कहाँ अप्लाई करना है ये तो हमें पता है, ट्रिक अप्लाई करते हैं इसकी। अब मान लीजिए कि मेरे पास तीन साइड्स हैं पी क्यू और आर। तो सबसे पहले मैं क्यू पे लगाता हूं लॉ ऑफ कोसाइन। तो सबसे पहला काम आप ये किया करें, आप एंगल लिख दें। जैसे यहां पर एंगल क्यू है, मैं क्यू को ले रहा हूं, मैं लिखूंगा कॉस क्यू। अब एंगल के जो सामने वाली साइड है, सामने वाली साइड वो आएगी मेरे पास इधर। अब क्यू के सामने कौन सी साइड होगी भाई? तो यहां मैं लिख देता हूं, क्यू के सामने क्यू होगा,